महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, दुनिया इसलिए खतरनाक नहीं है कि यहाँ बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ अच्छे लोग कुछ करते नहीं। नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो लगातार बदल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध और इसके संदर्भ में चीन की भूमिका। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ समय में चीन की स्थिति कैसे बदली है, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया कैसे बदला है और हाँ, इसके असल मायने क्या हैं। और देखिए, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये कई स्रोतों पर आधारित है, खासतौर पर द प्रिंट के ताज़ा विश्लेषणों पर। यह विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अहम है, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स। समसामयिक मामलों की समझ बनाने के लिए तो ये जरूरी है ही, साथ ही जो भी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम खासतौर पर इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का फोकस रूस के साथ व्यापार को लेकर पहले भारत पर था, है ना, लेकिन अब वो तेजी से चीन की तरफ घूम गया है। हम देखेंगे कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और हाल में क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि प्रतिबंध वगैरह। हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल जियोपॉलिटिकल तस्वीर को आपके सामने बिना किसी पक्षपात के रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बदलते हुए नैरेटिव की। कुछ महीने पहले तक आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा था। व्हाइट हाउस के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो यहां तक कह दिया था कि ये मोदी का युद्ध है, क्योंकि भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में रूस से करीब $56 बिलियन का तेल खरीदा था। बहुत बड़ी रकम है ये। इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अगस्त में भारत से आने वाले सामान पर रूसी तेल खरीदने के एवज में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल। और अब फोकस, लेकिन अब लगता है कहानी बदल गई है। फोकस अब भारत पर उतना नहीं है। सही कहा। और ये जो बदलाव है ये बहुत मायने रखता है। सवाल ये है कि आखिर ये शिफ्ट हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ अमेरिका की रणनीति बदली है या फिर जमीनी हकीकत ये है कि चीन की भूमिका अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है? ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब मान रहे हैं कि रूस को युद्ध जारी रखने में अगर किसी देश से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है तो वो चीन है। शायद उन्हें लग रहा है कि भारत पर दबाव बनाने की एक सीमा थी, लेकिन चीन के अर्थव्यवस्था और रूस से उसके गहरे रिश्ते वो उसे एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहां दबाव डालने से शायद ज्यादा ठोस नतीजा निकले। इसलिए अब सारा ध्यान चीन पर आ गया है, ऐसा नजर आता है। और इस बदलते माहौल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण है, लगभग एक पकड़ है। यही नहीं, पिछले हफ्ते कीव में याल्टा यूरोपियन स्ट्रैटेजी यानी वाईएस की सालाना बैठक हुई थी। वहां ट्रंप के यूक्रेन के लिए विशेष दूत रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि रूस चीन के रिश्ते में अब रूस जूनियर पार्टनर है, चीन नहीं। और उनका दावा था कि अगर चीन आज रूस को मदद देना बंद कर दे तो ये युद्ध कल खत्म हो सकता है। इन बयानों के मतलब को समझना जरूरी है। क्या वाकई चीन का रूस पर इतना कंट्रोल है कि वो पुतिन को रोक सके, या ये अमेरिका की तरफ से चीन पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? जनरल केलॉग ने ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि ट्रंप को लगने लगा है कि पुतिन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अलास्का में पुतिन से शिखर वार्ता भी हुई, लेकिन युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। केलॉग ने एक तरह से चेतावनी भी दी कि ट्रंप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां उन्हें लगे कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो रूस का जूनियर पार्टनर होना है ना, ये सिर्फ एक तमगा नहीं है। इसका मतलब है कि रूस आर्थिक और शायद राजनीतिक तौर पर भी चीन पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, और इससे जाहिर है चीन का प्रभाव बढ़ता है। हाँ, सही बात है। दिलचस्प बात है ये। और ट्रंप सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कुछ ठोस कदमों का प्रस्ताव भी रखा है। एक तरफ उन्होंने कहा कि वो रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि नेटो के सभी सहयोगी देश भी ऐसा करें और रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दें। दूसरी तरफ उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह भी ऐलान किया कि वो चीन पर 50% से लेकर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखते हैं, और ये टैरिफ तब हटाए जाएंगे जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि इससे ये जानलेवा लेकिन हास्यास्पद युद्ध जल्दी खत्म होगा।
क्या ये वाकई मुमकिन लगता है ये टैरिफ्स? देखिए, इन प्रस्तावों की व्यावहारिकता पर तो कई सवाल उठते हैं। पहली बात, क्या नाटो के सभी सदस्य देश रूस पर एक जैसे कड़े प्रतिबंध लगाने और तेल न खरीदने पर सहमत हो पाएंगे? यूरोप की ऊर्जा जरूरतें रूस से काफी जुड़ी रही हैं, तो ये आसान नहीं होगा। दूसरी बात, चीन पर इतने भारी टैरिफ लगाना 50 से 100%, इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई और बढ़ सकती है, एक नया व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये वाकई लागू करने की योजना है या सिर्फ चुनाव से पहले दबाव बनाने की रणनीति। लेकिन ये संकेत जरूर है कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो चीन को लेकर उनका रवैया बहुत सख्त हो सकता है। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन इस पूरी तस्वीर में यूक्रेन खुद क्या सोच रहा है, खासकर चीन को लेकर? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयानों से क्या पता चलता है? यूक्रेन के लिए स्थिति बहुत नाजुक है, जाहिर है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी येस मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि हमें चीन को प्रभावित करने का कोई रास्ता निकालना होगा। उनका मानना है कि चीन का रूस पर काफी प्रभाव है और चीन को इस प्रभाव का इस्तेमाल युद्ध खत्म करवाने के लिए करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस राजनीतिक तौर पर चीन पर निर्भर होता जा रहा है और ये रास्ता रूस ने खुद चुना है और वो इस पर काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन साथ ही उन्होंने थोड़ी मायूसी भी जताई, कहा कि दुनिया ने अभी तक चीन की तरफ से युद्ध रोकने की कोई गंभीर इच्छा नहीं देखी है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो बिना किसी शर्त के युद्ध विराम के साथ पुतिन से सीधी बातचीत के लिए तैयार है, या फिर त्रिपक्षीय बातचीत के लिए भी, जिसमें ट्रंप शामिल हों। हाँ, ज़ेलेंस्की की ये अपील समझी जा सकती है। वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि चीन से उनकी उम्मीदें कितनी यथार्थवादी हैं। क्या चीन वाकई रूस पर इतना दबाव डालेगा कि पुतिन पीछे हटें? देखिए, चीन के अपने हित हैं। हो सकता है उसे इस लंबे खिंचते युद्ध में अमेरिका और पश्चिम के कमजोर होने में अपना फायदा नजर आता हो, या फिर वो रूस को पूरी तरह अलग थलग भी नहीं करना चाहेगा। दूसरी तरफ रूस शायद अभी बातचीत के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उससे लगता है कि वो मैदान में और बढ़त हासिल कर सकता है, या शायद उससे चीन के समर्थन का भरोसा है। इसलिए यूक्रेन के लिए चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर जिस पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका और यूक्रेन के अलावा यूरोप का नजरिया भी बहुत अहम है इसमें। इस मीटिंग में यूरोपीय नेताओं ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने की बात कही। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने क्या कहा? हाँ, स्टब ने भी इस बात की पुष्टि की कि पुतिन को लेकर ट्रंप की हताशा बढ़ रही है, और उन्होंने एक अहम बात कही कि अमेरिका अब तीसरे देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अच्छा, ये सेकेंडरी सैंक्शंस ये क्या होते हैं? क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, प्राइमरी सैंक्शंस तो सीधे उस देश पर लगते हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जैसे रूस पर लगे हैं। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन उस प्रतिबंधित देश, जैसे यहाँ रूस, के साथ व्यापार कर रहे हैं। स्टब ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर भी ऐसे प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जैसा कि पहले भी देखने को मिला है। ये एक तरह से बाकी दुनिया को चेतावनी होती है कि अगर आप रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे तो आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्टब ने यह भी जोर दिया कि रूस से ऊर्जा खरीदने पर दबाव और बढ़ाना होगा। और ब्रिटेन की तरफ से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले। विदेश सचिव एवेट कूपर ने क्या कहा? बिल्कुल, ब्रिटेन के विदेश सचिव एवेट कूपर ने भी येस मीटिंग में कहा कि वो पुतिन शासन पर आर्थिक दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखना चाहती हैं। इसमें नए प्रतिबंध लगाना, खासकर रूसी शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसना शामिल है। ये शैडो फ्लीट, ये क्या चीज है? शैडो फ्लीट उन जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं जो गुपचुप तरीके से ऑपरेट करते हैं, अक्सर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके या गलत जानकारी देकर। ये प्रतिबंधों से बचते हुए रूसी तेल या अन्य सामान ढोते हैं। इन पर नकेल कसना मुश्किल होता है, लेकिन पश्चिमी देश अब इन्हें निशाना बनाना चाहते हैं। कूपर ने यह भी कहा कि उन व्यक्तियों और कंपनियों को भी लक्षित किया जाएगा जो रूस के युद्ध प्रयासों में मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो क्या यूरोप इस मामले में पूरी तरह एकजुट है? क्या अमेरिका और यूरोप एक ही राह पर है प्रतिबंधों को लेकर? देखिए, मोटे तौर पर दिशा तो एक ही है, रूस पर दबाव बढ़ाना, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ मतभेद या दुविधाएं हो सकती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यूरोप की ऊर्जा निर्भरता एक बड़ा मुद्दा है।
दूसरे, सेकेंडरी सैंक्शंस का असर यूरोप के अपने व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका शायद ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहे, जबकि यूरोप को थोड़ा संतुलन साधना पड़ सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि चीन पर फोकस बढ़ाने को लेकर अब यूरोप में भी सहमति बनती दिख रही है। और हाल में यूरोपियन यूनियन ने कुछ कदम उठाए भी हैं इस दिशा में। हाँ बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन ने अपने हालिया प्रतिबंध पैकेज में भारत में स्थित वोर्डिनार रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, क्योंकि इसका आंशिक स्वामित्व एक रूसी कंपनी के पास है। इसके अलावा कुछ खास अपवादों को छोड़कर रूसी कच्चे तेल से बने रिफाइंड उत्पादों के दोबारा बेचने मतलब रीसेल पर भी रोक लगा दी है। ये दिखाता है कि यूरोप अब प्रतिबंधों के दायरे को बढ़ा रहा है और उन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है जिनसे रूस कमाई कर रहा था। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है ना? एक तरफ यूरोप रूस पर इतने प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरी तरफ वो खुद भी रूस से काफी कुछ खरीद रहा है, जैसे गैस, खनिज वगैरह। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बड़ी विडंबना है। यूक्रेन तो लगातार मांग कर रहा है कि रूसी तेल और गैस के दुनिया भर में बहने पर पूरी तरह रोक लगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भी यूरोपीय संघ के देशों ने रूस से सामूहिक रूप से करीब 67.5 बिलियन यूरो की गैस, खनिज, खाद और लौह उत्पाद खरीदे हैं। तो एक तरफ वो रूस की युद्ध मशीन को कमजोर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी भी रूसी सामान पर निर्भर है। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, मतलब नैतिकता और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? ऐसा लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव का केंद्र भारत से हटकर चीन पर आ गया है ना? खासकर रूस को आर्थिक मदद देने के मामले में। हाँ, ये पहली और सबसे अहम बात है। दूसरी बात ये कि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है और उस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो रूस को रोके। तीसरी बात, अमेरिका, खासकर अगर ट्रंप वापस आते हैं तो रूस और चीन दोनों के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपना सकता है, जिसमें भारी भरकम टैरिफ और प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। चौथी बात, यूक्रेन अब खुलकर चीन से अपील कर रहा है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। बिल्कुल। और पांचवी बात, यूरोप भी रूस पर शिकंजा कसने के मूड में है, शैडो फ्लीट और सेकेंडरी सैंक्शंस जैसे कदमों पर विचार कर रहा है। हालांकि उसकी अपनी ऊर्जा जरूरतें एक बड़ी बाधा हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इन सभी कदमों और बयानों के पीछे कितनी हकीकत है और कितना रणनीतिक दबाव। जैसे प्रतिबंध असरदार तो होते हैं, लेकिन क्या वो इतने असरदार होंगे कि युद्ध रुक जाए? और उनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? चीन की असली मंशा क्या है? क्या वो सच में रूस को कंट्रोल कर सकता है या करना चाहता है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी साफ नहीं है। और भले ही अभी फोकस भारत से हट गया है, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस की तलवार तो लटकती रहेगी। इसलिए बदलते वैश्विक समीकरणों पर भारत को भी लगातार नजर रखनी होगी। ये वाकई बहुत जटिल और लगातार बदलने वाली स्थिति है, काफी पेचीदा। और आखिर में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या चीन के पास सचमुच इतनी ताकत है कि वो रूस को युद्ध रोकने पर मजबूर कर सके, या फिर ये पश्चिमी देशों की एक चाल है ताकि वो चीन को घेर सकें और उस पर दबाव बना सकें? आने वाले वक्त में रूस और चीन के रिश्ते किस तरफ जाएंगे और इसका दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले महीनों और सालों में हमारी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों और दुनिया के घटनाक्रम में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए इस तरह के मुद्दों की बारीक समझ रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।